हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एफपीए एग्जाम प्रेप। तो चलिए आज हम अपनी सीरीज़ की लास्ट वीडियो कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चंस पिछली वीडियोस में हम कर चुके हैं। आज ये जो हमारा आइडेंटिफिकेशन पार्ट ऑफ स्पीच का जो ये वीडियो है, इसमें आज हम अपने पूरे क्वेश्चन 100 कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, एंड आई होप कि आपको जो भी मैंने पिछली वीडियोज़ में आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच में बताया है उससे आपको बहुत हेल्प मिली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आगे के क्वेश्चंस। चलिए देखिए 81st क्वेश्चन क्या है हमारा। शी ट्रूथफुली आंसर्ड द डिटेक्टिव्स क्वेश्चन। अब देखो, इससे पहले वाली वीडियोस आप सबने मेरी देखी हुई होंगी, तो मैंने ये बात आपको कई बार समझाई है कि जब भी ly लग जाए, जब भी किसी वर्ड में ly लिखा हो, तो फिर वो दो ही चीज़ें होती हैं, या तो एडवर्ब या एडजेक्टिव। ठीक है, पहचानेंगे कैसे? पहचानने का सिंपल तरीका कि अगर नाउन में ly लग जाता है तो फिर वो एडजेक्टिव हो जाता है, और अगर एडजेक्टिव में ly लगता है तो वो क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब अगर मैं ट्रूथफुल में से ly हटा दूं तो ट्रूथफुल क्या बचा? एडजेक्टिव बचा, और एडजेक्टिव में ly लगेगा तो एडवर्ब बनेगा ना। तो देखो हमारा आंसर है हमारा एडवर्ब। बात समझ में आई? तो ly जब भी लगाओ तो आपको ये ध्यान रखना है कि ly नाउन में लगा होगा। जैसे मैंने बोला एक वर्ड, जैसे मैंने बोला टाइम। हम सबको पता है टाइम नाउन होता है, अगर टाइमली बोल दूं तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये समझना है आपको। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हुर्रा। अब ये तो बहुत सिंपल है भाई, इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो ये इंटरजेक्शन हो गया। ये मैं आपको पहले कई वीडियो में समझा चुका हूँ। नेक्स्ट है द सन राइट्स मीनिंगलेस लेटर्स टू हिज फादर्स। अब देखो द सन क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। राइट्स उसका क्या हो गया? एक्शन हो गया। और राइट्स के बाद ये जो मीनिंगलेस लेटर्स लिखा है, तो राइट्स का ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर है। लेटर हमारा नाउन है, और नाउन से पहले जो भी चीज़ लिखी होती है वो उसका डिस्क्रिप्शन होती है, और डिस्क्रिप्शन नाउन के क्या होते हैं? हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या बनेगा बच्चों? एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सेक्रेटरी हिमसेल्फ विजिटेड द अफेक्टेड फैमिलीज। अब देखो, ये भी मैंने कई बार पिछले क्वेश्चन पे समझा चुका हूँ तुम लोगों को कि जो भी वर्ड हमारा सेल्फ या सेल्फ से बनता है, मान लो हिमसेल्फ को ही ले लेते हैं हम, हिमसेल्फ। अब हिमसेल्फ बेसिकली तो ये होता प्रोनाउन ही है, ये हमेशा ही प्रोनाउन होगा। लेकिन ये प्रोनाउन के उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, और एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो दो प्रोनाउन की तरह काम करता है। अब हमें ये समझना है कि एम्फेटिक की तरह काम करता है या रिफ्लेक्सिव की तरह काम करता है। तो ये मैं समझा चुका हूँ कि जब सब्जेक्ट एक्शन करे और वो एक्शन सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करे, मान लो यहाँ जो ऑब्जेक्ट होगा, मान लो ये एक्शन हुआ, इस ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट किया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कौन है? ये सब्जेक्ट ही है। तो फिर यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखकर हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा ही किल्ड। अब अगर ही ने किल किया किसी थर्ड पर्सन को, तब तो इसका एक्शन इसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, इसका एक्शन किसी और पर गया। लेकिन इसने अगर खुद को किल कर दिया तो हिमसेल्फ लिखना पड़ेगा ना आपको। तो इस केस में तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि इसने रिफ्लेक्ट किया सब्जेक्ट के एक्शन को। लेकिन अगर मैं बोलूं ही हिमसेल्फ मेड द टी, अब उसने मेड किया, मान लो ही हिमसेल्फ मेड द टी में उसने मेड जो वर्ड यूज किया है, तो जो मेड किया वो टी को मेड किया, अपने आप को तो मेड नहीं किया। तो यहाँ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज नहीं होगा। ये हिमसेल्फ ही के तुरंत बाद लिखा ही, अब इसको क्या कर रहा है? एम्फेसाइज कर रहा है। तो जब भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद या सेंटेंस के लास्ट में सेल्फ वाले वर्ड लिखे जाते हैं तो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, सो ये यहाँ पर आंसर तो हमें पता है प्रोनाउन है, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा डीप बता रहा हूं कि अगर वो रिफ्लेक्सिव पूछ लो और एम्फेटिक पूछ ले तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर ये प्रोनाउन तो है, लेकिन ये एम्फेटिक है क्योंकि ये तुरंत सब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
द चिल्ड्रन वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। अब देखिए ये जो थ्रू वर्ड होता है, अब हमें कैसे पता लगे ये थ्रू वर्ड है क्या? अब आपको समझना है, ये जो चिल्ड्रन है ये सब्जेक्ट हो गया, वर वॉकिंग हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। अब वॉकिंग जो होता है हमारा ट्रांसिटिव वर्ब नहीं होता, वो इंट्रांसिटिव वर्ब होता है। ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं जबकि इंट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होते। अब ये जो फॉरेस्ट है ये भी नाउन है। अब ये नाउन है तो ये सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता सेंटेंस का, ये ऑब्जेक्ट ही होगा। अब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दो ही चीज़ों के होते हैं, या तो ऑब्जेक्ट होता है आपका किसका, प्रेपोजिशन का या वर्ब का। अब वर्ब हमारे पास ट्रांसिटिव तो है नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, प्रेपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट बनेगा। तो थ्रू हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रेपोजिशन। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर वॉक्ड स्लोली टू द डाइस। अब देखो स्लोली, LY। अब अगर मैं स्लो की बात करूं तो स्लो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अगर ये एडजेक्टिव होता है LY ऐड करोगे तो एडवर्ब हो जाएगा। तो देखो हमारा आंसर है एडवर्ब, सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ही हैज बीन वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स सिंस 2002। सिंस 2002, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सिंस यहां पर क्या है बच्चों, सिंस या तो प्रेपोजिशन की तरह काम करता है या कंजंक्शन की तरह काम करता है। अब अगर यहाँ सिंस कंजंक्शन होता तो किसको जोड़ रहा होता, किसी क्लॉज को जोड़ रहा होता, वर्ड्स को नहीं जोड़ रहा होता। लेकिन यहाँ तो ये किसको जोड़ रहा है, वर्ड को जोड़ रहा है। तो इस हिसाब से सिंस यहाँ प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, लेकिन प्रेपोजिशन का यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि सिंस के साथ जब भी कोई नाउन जुड़ता है, मतलब सिंस अगर प्रेपोजिशन हो तो किसी भी प्रेपोजिशन का जब भी नाउन जुड़ता है तो वो एडवर्ब कहलाता है। तो हालांकि इन्होंने यहाँ पर क्या नहीं किया है, अंडरलाइन नहीं किया है इसको, लेकिन प्रेपोजिशन का जब हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि इन दोनों को पूछ रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट। द मैन इन डार्क ब्लू इज द वन हु मेड अस विन द मैच। अब देखो ये हु जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वन को। अब ये जो हु जो होता है जब अपने से पहले वाले नाउन प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये मैं भी बता चुका हूं आपको, या तो ये क्वेश्चन फॉर्म करता है, तो यहाँ ये क्वेश्चन फॉर्म नहीं कर रहा है, ये तो जो का सेंस दे रहा है। तो ये अपने से पहले वाले को नाउन प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। तो ये हो गया हमारा आंसर, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टर ऑफ द इंडस्ट्री वॉज अवार्डेड टूडे। अब देखो ब्यूटीफुल क्या होता है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ की और गलती है, ब्यूटीफुल जो है वो एक्टर के लिए तो नहीं लगेगा, एक्ट्रेस के लिए लगेगा। फिर भी चलिए हमें यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड आउट करना है, तो हम पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड कर लेते हैं। तो ब्यूटीफुल किसके लिए लग रहा है, एक्टर के लिए लग रहा है। एक्टर का ये क्या है, विशेषता है। तो विशेषता जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो एडजेक्टिव से पहले क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो ये हो गया हमारा आंसर, एडवर्ब। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज। लेटेस्ट न्यूज क्या है हमारा, नाउन। नाउन को कौन डिफाइन करता है, एडजेक्टिव। तो ये हमारा आंसर क्या बनेगा, एडजेक्टिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नोटिसिंग द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द ऑफिसर द कैडेट्स रिटर्न टू देयर पोजीशन। अब देखिए ये भी शायद मैं क्वेश्चन पहले उसमें आपको आईएनजी फॉर्म वाले बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ। वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है वो इंग्लिश में 3 ही काम करती है, या तो पार्टिसिपल की तरह, पार्टिसिपल में भी इसे मान लेंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। उसके बाद ये जिरंड भी होता है और ये हमारा वर्ब भी होता है। तो ये 3 तरीके से काम करता है। अब हमें कैसे पता लगे यहाँ पे ये वर्ब है, जिरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो उसका बहुत सिंपल तरीका ये है कि जब भी वर्ब की आईएनजी वर्ब होती है तो उसे हमेशा इज एम आर के साथ लिखा जाता है, या वॉज वर्ब। और जब इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आए तो समझ लेना वो वर्ब है, अदरवाइज वो वर्ब नहीं होती है कभी भी। अच्छा, कभी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसी नाउन को डिफाइन करे, मान लो इस नाउन को ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म डिफाइन कर रही है, तो फिर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और कभी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए तो फिर वो जिरंड फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखो मैं एक एग्जांपल देके समझा देता हूं तुम लोगों को।
देखिए मैंने लिखा राहुल इज प्लेइंग विद अ प्लेइंग puppy which likes playing। ठीक है, अब देखो इसके बाद आईएनजी फॉर्म आया है तो इसको वर्ब मानना पड़ेगा। अब ये जो प्लेइंग वर्ड है वो पपी को डिफाइन कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। और ये लाइक्स का जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन होते हैं, और नाउन अगर वर्ब के आईएनजी फॉर्म में होते हैं तो वो जेरेंट फॉर्म होते हैं, तो ये हो गया हमारा जेरेंट। गॉट इट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पर आ जाओ, ये वर्ब तो है नहीं, सबको पता है, जेरेंट फॉर्म भी नहीं है क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है। नोटिसिंग द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द ऑफिसर द कैडेट्स। अब ये जो नोटिसिंग है किसको डिफाइन कर रहे हैं, कैडेट्स को डिफाइन कर रहे हैं। भाई नोटिसिंग का जो काम था, जो एक्शन था, वो किसका था, कैडेट्स का था, तो फिर इसी को डिफाइन कर रहे हैं। जैसे आप कहते हो ना डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, तो ये डेवलपिंग किसको डिफाइन कर रहा है, कंट्री को, तो फिर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हुआ। अब इसने प्रेजेंट पार्टिसिपल तो नहीं पूछा, पास्ट पार्टिसिपल तो नहीं पूछा, सिर्फ उसने पार्टिसिपल लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। व्हाट इट बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। When he reached the department, the officials had left for the meeting. Had left, मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी समझाया था कि had left हमारा क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट की वर्ब है। जब भी had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जुड़ती है तो had हमें पास्ट का टाइम बताता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट बताती है, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, हमारे पास्ट परफेक्ट की वर्ब बन जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। हैज ऑफर्ड, ही हैज ऑफर्ड हर अनदर चांस। अब इसमें भी टेंस पूछ लिया है, क्या ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, क्या पास्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस है, ट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब तो ये हो सकती है, ही हैज ऑफर्ड हर अनदर चांस, तो ये वर्ब ट्रांसिटिव तो है ही, नो डाउट ट्रांसिटिव वर्ब है। अच्छा, पास्ट टेंस ये है नहीं, इंट्रांसिटिव वर्ब ये है नहीं, तो अब ये दो चीजें हैं, परफेक्ट टेंस। तो इसमें हम क्या देखेंगे, परफेक्ट टेंस तो हम चलो मान लेते हैं इसको, लेकिन ये सिर्फ टेंस बता रहा है और टेंस सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म्स बताती है, टाइम इसने बताया नहीं है, तो इस हिसाब से हम इसको भी एक तरीके से ना माने ठीक तो ठीक है। लेकिन हाँ, अगर हम वर्ब की बात करते हैं तो ये ट्रांसिटिव वर्ब जरूर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है और उसमें इसी तरीके से वहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, आपके ऑप्शंस लिखे हुए हैं। तो ऑप्शंस में परफेक्ट टेंस भी लिखा गया है और ट्रांसिटिव वर्ब भी लिखा गया है, तो दोनों ही हैं, ये ट्रांसिटिव वर्ब भी और ये परफेक्ट टेंस भी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें कि ये परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट टेंस तो तीनों टेंस में होते हैं, प्रेजेंट में भी परफेक्ट होता है, पास्ट में भी परफेक्ट होता है और फ्यूचर में भी परफेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि ये परफेक्ट टेंस है, तो कह हाँ है ये परफेक्ट टेंस, लेकिन इसका ये क्या है, मतलब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन के लिए अगर देखें तो ये ट्रांसिटिव वर्ब का आंसर हो सकता है, तो इसे हम ट्रांसिटिव वर्ब मान लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द बिल्डिंग इज वेरी एंशियंट। अब देखो इज क्या होता है, इसके बारे में समझ लो। यहां पर भी गलती है, शायद पिछले वीडियोस में मैंने ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको करवाया था, उसमें मैंने क्या बताया था, इज जो होता है ना वो ऑक्सिलरी वर्ब तो होती ही है, लेकिन वो क्या होती है, हमारी लिंकिंग वर्ब भी होती है, लिंकिंग वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। अब ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, इसी को निशान लगा देंगे ऑक्सिलरी वर्ब को, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ है ही नहीं, ये लिंकिंग वर्ब है यहाँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर लिंकिंग वर्ब का कोई भी क्या नहीं दिया है, ऑप्शन नहीं दिया है। सो ऑक्सिलरी वर्ब तो हम इसको मान नहीं सकते, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है, और जब भी इज हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती है तो बेसिकली आप समझ लेना वहाँ वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म भी होनी चाहिए, बट वर्ब के साथ यहाँ आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो यहाँ इसका आंसर लिंकिंग वर्ब होना चाहिए था, बट आंसर नहीं दिया गया यहाँ पर। ये मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, ये सीडीएस के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन्हीं को मैंने एज इट इज लिखा है, तो यहाँ पर नहीं दिया गया, तो ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं, ट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब हो नहीं सकती, फ्रेजल वर्ब ये है नहीं, क्योंकि फ्रेजल वर्ब में एक से ज़्यादा वर्ड होने चाहिए। अब अगर हम बोलें तो हाँ, लिंकिंग वर्ब इंट्रांसिटिव वर्ब्स जरूर होती हैं,
सो इसका आंसर हमें इंट्रांसिटिव वर्ब को ही देना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। रवि वॉज डिक्लेयर एज द विनर ऑफ द टाई बिकॉज तो सबको ही पता है कि भाई कंजंक्शन होता है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही वॉज वियरिंग रियली ब्यूटीफुल ईयररिंग्स। ब्यूटीफुल अभी मैं बता के आया हूं, ईयररिंग्स हमारा नाउन हो गया और ब्यूटीफुल जो नाउन को डिफाइन करते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, एडजेक्टिव। ओके, चलिए नेक्स्ट। वाओ यू हैव गॉट अ ग्रेट स्कोर। वाओ जब भी लिखा हो तो आपको पता है कि क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। वाओ बोलने का मतलब क्या हुआ, आप अपनी एक फीलिंग शो कर रहे हो, तो वर्ड्स के थ्रू जब भी फीलिंग शो की जाती है तो वहां पर क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। द बेबी क्रॉल्ड अंडर द बेड। अब अंडर आ गया, द बेबी क्रॉल्ड, बेबी सब्जेक्ट हुआ, क्रॉल्ड उसका एक्शन हुआ। अब ये जो क्रॉल्ड वर्ड होता है ये इंट्रांसिटिव होता है। इंट्रांसिटिव वर्ब के अपने ऑब्जेक्ट होते नहीं है, लेकिन बेड है। अब बेड तो नाउन होता है। अब नाउन किसी भी सेंटेंस के अंदर या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। तो अगर इसे हम सब्जेक्ट मान लें तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता सेंटेंस का, क्योंकि सब्जेक्ट बेबी है। तो अब यानी कि मतलब ये ऑब्जेक्ट है। अब हमारे पास वर्ब ऐसी है जो ऑब्जेक्ट ले नहीं सकती, तो इंग्लिश में दूसरा ऑब्जेक्ट हमेशा प्रेपोजिशन का होता है, ये ध्यान रखें। तो इस हिसाब से ये क्या होता है, प्रेपोजिशन बना हमारा, तो हमारा आंसर हुआ प्रेपोजिशन। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी क्विकली पैक्ड हर बैग एंड लेफ्ट। अब ये तो सबको ही पता है, एलवाई लगा है तो क्विक हमारा एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव में एलवाई लगता है तो क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। तो ये हो गया आंसर हमारा, एडवर्ब। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, और हमारी यहां पर ये सीरीज फिनिश हो जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करवाने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। हमारी इंग्लिश की नेक्स्ट सीरीज जो आने वाली है वो अभी जो नोटिफिकेशन आया है CHSL 2024 SSC के लिए, उसके लिए एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं हम आपके लिए। उसमें हम क्या करेंगे, कम से कम 5 से 6 मॉक टेस्ट हम आपके साथ सॉल्व आपको उसमें हेल्प करवाएंगे, और मॉक टेस्ट पूरे प्रोसीजर के साथ, पूरा आपका उसके ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, क्या क्या उसमें आता है। मतलब मॉक टेस्ट का मतलब ये हुआ कि हम उसमें आपको पूरा का पूरा ये समझाएंगे किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और सिर्फ समझाएंगे ही नहीं बल्कि उनको कंसेप्चुअली समझाएंगे भी आपको कि उसका कंसेप्ट क्या है, उसका डीप कंसेप्ट क्या है, वो सारी बातें समझाएंगे। सो मिस ना करें, अगली जो वीडियोस, अगला जो सीरीज आएगा वो आपके लिए बहुत, जो भी बच्चे CHSL की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को करके इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं बच्चों। दिस इज अ डिप्रेसिंग टाइम। अब देखो अभी बता के आया मैं, वर्ब की ING फॉर्म जब भी किसी नाउन को डिफाइन करेगी तो वो हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव का मतलब है कि डिफाइन तो कर रहा है, लेकिन मेन बात है कि वो क्या होगा, पार्टिसिपल होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अब अगर इसमें देखें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल तो दिया नहीं हुआ, लेकिन जो नाउन को डिफाइन करता है उसको हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। अगर यहाँ पार्टिसिपल दिया होता तो हम उसको प्रेफर करते, लेकिन क्योंकि पार्टिसिपल नहीं दिया गया है तो ये एडजेक्टिव की ही फॉर्म होती है। तो देखो डिप्रेसिंग यहां पर हमारा क्या आंसर बन जाएगा, एडजेक्टिव बच्चों। ठीक है, तो ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंड आई होप कि ये सारे 100 के 100 पार्ट ऑफ स्पीच जब अगर आपने मेरे साथ किए हैं मिलके, तो बच्चों को पार्ट ऑफ स्पीच पहचानने में अब दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, सो मैं चाहता हूं कि इन वीडियोस को जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो देख लें, तो उनके पार्ट ऑफ स्पीच की जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कत है, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।